बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, और ये जरूरी नहीं है मेरे वाला सवाल हो, आपका भी सवाल हो सकता है, कोई भी मुद्दा किसी से रिलेटेड, कि देश में ये अच्छा लग रहा है और देश में ये चीज अच्छी नहीं लग रही। क्या, कहां से सवाल? सर, गुड़गांव से मैं हूं, अजय मेहता। हाँ जी मेहता साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक बार बताइए, जो दो पार्टी नेशनल थी, कांग्रेस और बीजेपी, हाँ, आम आदमी जो तीसरा आए हैं, हाँ, उन्होंने इतने सारे वायदे किए थे, क्या वो अपने वायदे पे खड़े हैं? अब बीजेपी ने जो किए थे सब खरे हैं, सबने क्या पूरे कर दिए? परिवर्तन दिख रहा है सर, 9 साल में परिवर्तन दिख रही है। परिवर्तन दिख रही है? दिख रही है सर। क्या दिख रही है? आम आदमी जो अनपढ़ है, हाँ। जो नॉर्मल है, लेबर है, उसको दिख रहे हैं। हम लेबर क्लास से आदमी हैं, अच्छा, हमें दिख रही है वो परिवर्तन। क्या दिख रही है परिवर्तन? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को क्यों नहीं दिख रही है? मुझे ये सवाल करनी है। क्या बात? 500 करोड़ की जो सालाना बजट ले रही है, उन्होंने क्या परिवर्तन दिल्ली में कर दिया? मैं दिल्ली छोड़ के जब आम आदमी आई, गुड़गांव हरियाणा शिफ्ट हो गया। अच्छा, लेकिन हाँ, क्लाइंट मेरा, मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, जो दिल्ली आता हूँ। क्लाइंट भी है आपका? आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ओ जी, नहीं बिल्कुल, बस स्वागत है आपका जी। लेकिन मुझे लग रहा है सर, उनके विधायकों के साथ मेरी बचपन गुजरी है। किनके? आम आदमी पार्टी के। अच्छा, जितने तुम ऊपर हो उतने ही तुम नीचे भी हो। मैं 94 से लेके, बचपन से लेके दिल्ली में अपना टाइम दिया। मैं आता हूँ आपके पास, बिल्कुल। मैंने सोचा कोई मजदूर आदमी, पता चला कॉन्ट्रैक्टर है। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बोला कि बचपन मेरा इन्हीं नेताओं के साथ गुजरा। तुम तो बहुत गहरे निकले यार। मैं तो सोच रहा था तालाब तो छोड़िए, तुम तो समुद्र के से भी ऊपर हो, गहरे। गजब है भैया, खड़े रहो, मैं आता हूं। कचौड़ी वाले भैया भी खड़े रहो जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिर यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनाब आदि, पीस पार्टी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है? ऐसा नहीं है। वहां सुनिए सर, वहां पर दलित समाज का भी नुकसान है, वहां हिंदू समाज का भी नुकसान है। अगर ये सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट कर लिया जाएगा, 4 बीवियों के नाम पर, 14 बच्चों के नाम पर, वो गलत है, ये मान के चले। पढ़ा लिखा युवा है सर, पढ़ा लिखा युवा है, एक ही निगाह रखता है, एक ही निगाह करता है। यहाँ पे जो बात होगी सिर्फ भारत की बात होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट करना बंद करो। बोले एक बीवी तो रखी नहीं जा रही है, 4 वाली बात आप लोग जो कहते हैं गलत है। ऑफ कोर्स, बोले मुझे, मैं आ रहा बेटा, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव। जय श्री राम। दोनों तुम्हारे कान एक ही जगह लगा दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर, और उसको जो ठेका दूंगा ना, वो मैं खुद ही लूंगा ठेका। चुप। जय श्री राम। आराम से जी। कहां से आना हुआ? सर, दिल्ली से। क्या नाम है? मेघा है। मेघा, क्या करती हैं आप? पत्रकार हूँ। क्या उम्र है आपकी? 19-20 वर्ष। 20 वर्ष। और मुझे 27 वर्ष। भाई ये जो ये नशे वाले लोग आते हैं, नशेड़ी, ऑटो, ऑटो, तुम चले जाओ, थोड़ी देर चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा, तुम चले जाओ। चुप, आराम से। हाँ ठीक, तुम्हें पता है तुम कितनी, मुझे पता है तुम थोड़ी लेते हो, आज ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। पत्रकार हो, 19 वर्ष उम्र है, 27 वर्ष से मैं पत्रकार था, मुझे अच्छा लगता देख के। और हमसे भी सीनियर वो बैठे हैं, अवधेश जी, वो किनारे जी। चलो सवाल अपना पूछो। तो मेरा सत्ताधारियों से ये प्रश्न है कि देखिए, यूसीसी, मैं अपने पर्सनल व्यू पे कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक देश है, कानून होना चाहिए। लेकिन अगर आप कानून की बात करते हैं तो क्या आपके पास फुल प्रूफ प्लान है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं कि एक देश एक कानून से आप एकजुटता लाएंगे धर्मों में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एकजुटता नहीं होगी बल्कि देश टूट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो क्या आपके पास फुल प्रूफ प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने का? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, कि क्या एग्जीक्यूट? ऑफ कोर्स, वन बाय वन। मैं अवधेश जी, आप ही से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, मैं आता हूं आपके पास। श्री गणेश करते हैं आपसे। आपके पास प्लान है या सिर्फ आप कहते हैं? और कहते भी आप इसलिए हैं क्योंकि तमाम सारी, मेरी गारंटी नहीं है रोकना। अगर तुम्हें शो करवाना है तो तुम रोकोगे जी। जनाब
प्रतीक जी, अगर प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य है और संभाषण है, संवाद है, उसको व्यापक तौर पर देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद आज का दिन जो है एक असाधारण दिन है भारत के लिए। ये आज का वक्तव्य असाधारण है, रोंगटे खड़े करने वाला भी है और रोमांच पैदा करने वाला है समर्थकों और विरोधियों दोनों के अंदर। क्योंकि हमारे देश की समस्या ये रही है कि चूंकि भारत विभाजन हो गया मुस्लिम समस्या के कारण, इसलिए मुसलमानों की कोई समस्या हो उस पर सत्ता पक्ष न कुछ बोले, और अगर उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुधार की बात है तो उस दिशा में कदम ही नहीं उठाओ। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी नेता ने भारत में पहली बार, अगर बाबा साहब अंबेडकर के बाद, आज विस्तारित रूप में संपूर्ण समस्याओं को देश के सामने मुखरता से, प्रखरता से खुल के रखा है, उसके समाधान बताए हैं, विरोध करने वाले को चेहरे को उजागर किया है, अपना संकल्प व्यक्त किया है कि भारत को अगर संविधान के समक्ष समानता की ओर ले जाना है, लैंगिक समानता स्थापित करनी है, मुस्लिम समाज को भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की मुख्य धारा में लगा है, तो ये जो विरोध करने वाले अभी तक चेहरे बोट के रहे हैं, इनको नकारते हुए देश को उस ओर बढ़ना पड़ेगा। ये भारत का आज का संकल्प था और इसका मैं आया इसका एक आधारभूत रचना। जी प्रभात जी, बहुत अच्छी बात बोली है बड़े भाई ने। दिक्कत तब होती है ना, योजनाएं आपकी बड़ी अच्छी आती है, उसका प्रचार भी बहुत बेहतर होता है। याद है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, पूरे देश में आप कहते थे, अरे लोग भी कहते थे, तब हम बोलते थे पूरे देश में एक टैक्स होगा, और कहानी वही हो गई। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, आपसे ज्यादा कलेक्शन है उसी भी आ रहे हैं 3 काले कानून लाए किसानों के लिए कि किसानों का भला होगा। क्यों वापस लिया? गलत था वो, आपको पता चल गया ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। दिक्कत तब आती है ना जब आप कहते हैं कि 100 दिन में फांसी पे चढ़ा देना, नोटबंदी के बाद अगर तरक्की ना हो देश की, आतंकवाद ना रुक जाए और चीजें खत्म ना हो जाए। नहीं रुका, नहीं, अगर रुक जाता, अगर आतंकवाद रुक जाता तो आप देख लो, अटैक देखो पुलवामा का, अरे देख लो। अरे दिक्कत क्या है कि आपके ऊपर अफीम चढ़ा रखी है, धर्म की अफीम उतारो। और प्रधानमंत्री जी जब आप बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनना, बड़े प्यारे बोलते हैं, बड़ी मधुर आवाज है आपकी। ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी मैं देख रहा हूं, एक बार हमारे कैमरामैन इसको भी दिखा दे। गरीब किसान की आवाज है। क्यों है कि दिक्कत है, लोग परेशान हैं। आपके भाषणों की जरूरत नहीं है देश को। और ये जो आप बार 24 आया तो यूसीसी ले आओ, 19 आया तो कुछ और ले आओ, नहीं चलेगा। अब देश बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, पूछेगा आपसे कि 2 करोड़ रोजगार की बात आपने करी थी, दिया क्या? नहीं दिया। ठीक, वेट अ मिनट। सबसे पहले जो बिटिया मेघा कह के गई है, बेटा तुम्हें बता दूं कि 22वां वित्त आयोग इसीलिए बना है कि एक फुल प्रूफ कानून बन सके। प्रक्रिया शुरू हो गई, कई लोगों ने अपनी बातें रखी है। तुमसे भी निवेदन है कि तुम भी अपनी बात रखो। उसके बाद तो ये तो इनका जवाब था कि आपके पास क्या कर रहे हो, ये क्या तैयारी है, ये बिटिया को मैं कहना चाहता हूं। दूसरा विषय 20 वर्ष की है, मैं भी उन दिनों से ही पत्रकारिता में लिखना शुरू किया था। एक बेटा मैं हमेशा याद रखता हूं, थोड़ी लिंक सेट के एक लाइन में सर, बेटा पत्रकार बनने हो, खबर बनाने वाला बनना, खबर बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। एनीवे, आगे। उसके बाद मैं विषय पे आता हूं। भाई साहब ने कहा गब्बर सिंह टैक्स। भाई साहब, जीएसटी का कलेक्शन इस वर्ष ऑल टाइम हाई है। ये जो 1 लाख करोड़ का कभी हमने सड़कें नहीं देखी थी, वे सड़कें इसलिए बन रही है क्योंकि जीएसटी आ रहा है। ये बात कर रहे थे कि क्या हुआ आतंकवाद का, आज पत्थरबाजी की घटना में कितने प्रतिशत कमी आई है, आप जनता से पूछ लीजिए। दिल्ली में यहां पर शो करते थे, यहां आपको भी लिखना पड़ता कि कोई सामान देखिए लवारिश तो वो बम ना हो, ये इनका जवाब है। और मैं आगे बात बता देता हूं ये कानून की। सर, आज से ये डिमांड नहीं है ना, भाजपा हो या जनसंघ हो, 3 बातें हमेशा कह करके आई थी कि 370 हर माथे का खंजर, 370 वो खत्म हुआ। उसके बाद कहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। वो तीसरी बात, यह सुप्रीम कोर्ट आजादी से लेके आज तक था। भारत सरकार उस समय
क्या कर रही थी सर? अब तीसरा यूसीसी जी। प्रतीक जी देखिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर भाईचारे के हिस्से बना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। क्या बोला आपने? मंदिर का घंटा बोला मैंने, और कुछ नहीं। मंदिर में घंटा बना। बोला भाईचारे से नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तारीख आई, दोनों बैठे। बोले बराबर वकील खड़े हुए और विरोध हुआ। हर चीज का विरोध हुआ, लेकिन आज जो मंदिर बन रहा है, of course, मैं agree, उसके अंदर सबकी आस्था है, बिल्कुल है। मुसलमान है, दोनों मिलकर चल रहे। प्रतीक जी एक बात, मिस्र में गए प्रधानमंत्री जी, बेटे को बताएंगे गैरों से नफरत, गैरों से मोहब्बत, अपनों से नफरत। मिस्र में जाके मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं, अदाब कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं मुसलमान भाइयों से। हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं गले मिलते? क्यों मस्जिदों में नहीं जाते? क्यों भाईचारे की बात नहीं करते? आपके ही नेता, आपके ही लोग कहते हैं मुसलमान हिंदू। आपके ही चैनल पे सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान चले सर, सबसे ज्यादा यहाँ पर डिबेट हुई है तो हिंदू मुसलमान पर हुई है। लेकिन आपने हमेशा हिंदू मुसलमान की बात यहाँ पर रखने की करी है कि हिंदू मुसलमान इस देश का नागरिक है और रहेगा, तो बांटना क्यों चाहते हो? मुझे आराम से वन बाई वन जी हाँ जी। प्रतीक जी, आपने शुरुआत में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में आपने उल्लेख किया है। बेशक आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि कानून के दायरे के बाहर फ्रीडम है। लेकिन 29 में आपने स्क्रिप्ट की, भाषा की कई स्वतंत्रताएं दी, धार्मिक स्वतंत्रताएं दी। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, पर वही दोनों आर्टिकल ये नहीं कहता है कि कानून के बाहर ये सारे फ्रीडम है, कानून के दायरे में है ये तमाम फ्रीडम। अब दूसरी बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे उल्लेख किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान जिन लोगों ने लिखा था, क्या वो लोग पक्षपात की नीति को सोचते हुए लिखा था क्या संविधान? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के सरकार को आदेश दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा। राजीव जी के सरकार को 2 बार आदेश दिया था कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार को 3 बार आदेश दिया कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मनमोहन जी की सरकार को 4 बार आदेश दिया गया है। मोदी सरकार को 2 बार आदेश दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, क्योंकि यह संविधान के दायरे में है। क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करती है क्या, या फिर मुसलमानों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की सोच है? ट्रिपल तलाक जब खत्म हुआ, किस मुसलमान भाई के साथ या फिर बेटियों के साथ पक्षपात हुआ, ये जरा बताएं। 3 तलाक का जो ये आया कानून, उसके बाद कितने तलाक हुए उसमें भी तो गौर होनी चाहिए। लेकिन ये 3 बार जो भी उन्होंने कहा कि 370 हटाई, अरे 370 हटाई तो कौन सी तब्दीली आई वहां पे? अब बाबरी मस्जिद का जब बात आ रही है ना, तब्दीली नहीं आई। इसलिए सुनिए सर, जब बाबरी मस्जिद की बात आती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ हम मुसलमानों ने स्वीकार किया, बाकी हिंदू भाइयों ने कहा कि फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। सर इस तरीके की बात गलत है। जहां विवादित ढांचा की जहां बात आती है, मैं लेके चलता हूं औरंगजेब नामा पे या फिर बाबर नामा पे, वहां से सारे आकलन करके देख लीजिएगा मीर बाकी ने क्या कहा था अयोध्या पे जब गया था। दत्ता जी वंस फॉर ऑल, दत्ता जी वंस फॉर ऑल, मैं आपको भी कह रहा हूं, सेटल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब उसको देयर इज नो नीड कि उसको उस चैप्टर को दोबारा खोला जाए। अब सवाल यह है कि यूसीसी पे चर्चा है, उसी पे बात है जी। देखिए, जब संविधान निर्माताओं के सामने में यूसीसी का मामला था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के 2 पक्ष हैं, एक है नीति निर्देशक तत्व, जो कि क्या कर रहे हो बकवास सब? मैं कह रहा हूं कि नीति, हमारे संविधान के 2 हिस्से हैं, एक है फंडामेंटल राइट। अच्छा उतार दें क्या तुम्हारे 2 मिनट के अंदर? क्या एक है फंडामेंटल राइट, जिसको कि हर हालत में प्रतीक जी देश को लागू करना पड़ता है। एक है नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को रखा था, मतलब है कि अभी तुरंत से उसकी अपरिहार्यता नहीं है, जबकि आप फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 को रखें, जिसका वायलेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थितियों में देश को यह सोचना होगा कि क्या यह समय आ चुका है
मुझे नहीं लगता है कि वो समय अभी आया है जो संविधान निर्माता सोच रहे थे, वो समय नहीं आया है। केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है, केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है। आप देखिए तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग। राइट 29 आर्टिकल आपके धार्मिक के, लेकिन धर्म के आधार पर अगर आप अधार्मिक कार्य करेंगे, किसी मजलूम को आप छोड़ देंगे, कहेंगे खुला ले लो, तो वो अधार्मिक की आजादी नहीं देता है, धार्मिक। आपकी शादी का जो तरीका है, निकाह का, विवाह का, 7 फेरे का, वो यूसीसी से नहीं बदलेगा, आप वैसे ही करेंगे बस। लेकिन एक चीज और बताइए, तो जो एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? हाँ जी, एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? सवाल तो ये भी है जी। देखिए एचयूएफ का मामला जो गंभीर मामला है, वो अब सोचिए कि पूरे प्रक्रिया में आप इसको कहाँ इसका कोई समाधान करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये तो जरूर बात है, उसका चर्चा है। प्रतीक जी, आज यहाँ हजारों लोग आते हैं, मैं इनसे सबसे ये देखिए इसको बोलेंगे, देश बदल रहा है, देश नई दिशा की नहीं बदल तो रहा है। आपकी बात करने के बाद वो सारे चुप हो गए जो बोल रहे थे पहले। बेल तो बदल रहा है। हाँ जी, इन सबसे पूछ लीजिए कि यूसीसी बहुत जरूरी है कि नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आज इच्छा शक्ति, मुझे इन्हीं का घर बदलता हुआ दिख रहा है खाली। देखिए इच्छा शक्ति के आधार पे देश 60 साल से कुछ नहीं कर पा रहा था। एक देश एक कानून, एक जीएसटी, एक टैक्स। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इसकी क्यों प्रॉब्लम है इनको? ये कानून पूरे देश में समानता के लिए। प्रतीक जी कह रहे 60 साल में कुछ बना नहीं, 60 साल में आप यहाँ पर खड़े बना ही नहीं, और इतना कामयाबी हो गया हिंदुस्तान, आपको दिखता नहीं। प्रतीक जी, इनकी समस्या क्या है? ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। मुद्दे 2014 के तो खत्म हो गए, पाकिस्तान चिल्लाते थे वो चला गया। 2019 में पाकिस्तान चिल्लाते थे वो चला गया। आज जो चल रही महंगाई की बात वो तो करेंगे नहीं। 60 साल पुराना चले जाएंगे। जिस माइंड सेट में जी रहे हैं उस माइंड सेट बदल चुका है। त्रिपाठी जी सुनना कि देश कितना बदला। हाँ भैया, देश कितना बदला। अरे एक मिनट, देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे। प्रतीक भाई, देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे इतना बदला मैं बता देता हूँ, इतना बदला कि पहले बहू बेटियां सड़क पे शौच करती थी, अब शौचालय में करती हैं। इतना बदला। पहले अपनी बात पूरी कर लूं। देश कितना कभी हूं ना तो अंदर से वो चिंगारी जगती है कि देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग ना रोटी रोजगार में ही निपट जाएंगे। ये हालत है इस देश की। और दूसरी बात, अरे सुनिए त्रिपाठी जी सुनिए, अरे उसी पे आते हैं। अभी आपने बोला शौचालय की बात ना, जयराम रमेश जी ने सुनने त्रिपाठी जी सुनो भी, जयराम रमेश जी ने कहा था देवालय से पहले शौचालय। इन्होंने घर घर जाकर विरोध किया था, याद है? देश भूलेगा नहीं त्रिपाठी जी, भागने नहीं, देश बदल रहा है। कहाँ से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव से। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दोनों प्रभात जी लड़ गए, लेकिन मैं आ गया सर, मैं बिल्कुल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज मैं जी मैं आ गया, मैं बिल्कुल आ गया जी। प्रभात जी प्रभात जी थोड़ा अवधेश जी जनाब। थोड़ा इसलिए आक्रोश हो गया, इन्होंने कहा देश में क्या बदला। देश में ये बदला है कि आज किसी राज्य के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते। बताइए, आप बताइए किस राज्य में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं? आज राष्ट्र में पूरे राज्यों में शांति है, न ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, न मणिपुर किसी। और सुनो आराम से मैं आ रहा। बदला तो, अरे कोई शेर वेर है आपके पास? अच्छा शेर है, निकलता हुआ शेर है तो सुनाइएगा जी। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। वाह जनाब, क्या बात है। लेकिन जिनकी बात थी वो बेचारे सहमे से नजर आते हैं। जिनकी बात थी वो चुपचाप बैठे नजर आते हैं, और जिनकी बात थी वो बेचारे पता नहीं कहां हाशिए पे नजर आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आवाज नहीं आई अभी तक। अगर मंदिर मिला है तो आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। जनाब आली,
अयोध्या तक तो आवाज चली गई। मैं आया पसमानदा मुसलमान की बात, पसमानदा माने जो हाशिए पे मुसलमान, जिनके लिए कभी कुछ नहीं कहा गया। मैं जरूर आऊंगा, वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वंदे मातरम, वंदे। इस दौरान गाड़ी को बहता देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला सागर के बीना के पास का है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। छपरेट घाट के पास बने पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। उसके बाद भी ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर गाड़ी को पुलिया के ऊपर से पार कराने की कोशिश की। तभी पानी का बहाव तेज हो गया और सामने से लदी गाड़ी नदी में बहने लगी। हालात को बिगड़ते देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बाद में लोगों ने ट्रैक्टर और रस्सी के सहारे गाड़ी को उफनते पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गाड़ी को बाहर निकाल दिया। और उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी दौरान 3 दिन से पानी में फंसे एक कुत्ते को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी में फंसे एक कुत्ते का रेस्क्यू करते हुए दिखाई दी। बताया गया कि अलकनंदा नदी में एक टापू के ऊपर एक कुत्ता 3 दिन पहले फंस गया, जिसकी जानकारी लोगों ने एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे कुत्ते का रेस्क्यू किया। हालांकि इस दौरान अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू टीम को परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिन की कोशिश के बाद कुत्ते की जान बचाने में वो कामयाब रहे। और उत्तराखंड के जोशीमठ में एक तरफ भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जंगलों से ग्रामीण इलाकों में भालू के आ जाने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक भालू सड़क किनारे झाड़ियों में दिखा। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग भालू आने की जानकारी मिलने के बाद से खौफ में है। बताया गया कि इन दिनों खुबानी नाम का फल पककर तैयार हो चुका है। दावा है कि भालू खुबानी को खाने के लिए हर दिन पेड़ों तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भालू को देखकर आसपास के लोगों में खौफ बढ़ने लगा। खबर है कि अगले 2 दिनों में मानसून देश के कई राज्यों में तबाही की वजह बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान से सबसे ज्यादा आफत मध्य प्रदेश पर बरसने की आशंका है, जबकि पहले ही मध्य प्रदेश बारिश से बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और बांधों के गेट खोले जाने लगे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मानसून अपने पूरे शबाब पर होगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और कोंकण और गोवा में भी बादल मुसीबत बरसा सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन में पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी कुदरत आफत बरसा सकती है, जबकि सिक्किम और असम पहले से ही बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। वहां पिछले 24 घंटों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी 2 गांवों को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। पुलिया के ऊपर से बहते पानी को पार करने के लिए लोगों ने जान तक जोखिम में डाल दी। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिया पार करता दिखा। तभी उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की तेज धार में बहने लगा। हालांकि उसने किसी तरह मोटरसाइकिल को संभाला। गनीमत यह रही कि वो सुरक्षित पुलिया से गुजर गया। यही नहीं, कई और लोग भी जान जोखिम में डालकर पुलिया के ऊपर बह रहे पानी को पार करते दिखाई दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के सिवनी में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां इतना पानी जमा हो गया कि एक इलाके में एक शख्स पानी के सैलाब में बह गया। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में भयानक बारिश के बाद नदी और जमीन का फर्क ही गायब दिखा। चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना कि अगर कोई थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो पानी में ही बह जाए। सिर्फ खुले इलाकों में ही नहीं, गली मोहल्लों के इर्द गिर्द भी पानी ने अपना डेरा डाल लिया। हाल ये हो गया कि गाड़ियों के टायर पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। मतलब पानी ने गाड़ियों को किसी काम का नहीं छोड़ा, उनका होना ना होना बराबर हो गया। बारिश की वजह से सिवनी के एक दूसरे इलाके में भी 5 चरवाहे नदी के बीच एक टापू पर फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया। और सिर्फ सिवनी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भालाघाट में इतनी भीषण बारिश हुई कि 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल ही बह गया। बताया गया कि पिछले 10 महीने से गांव वाले उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ एक अस्थायी पुल बना दिया गया, जो तेज बारिश की वजह से मिनटों में बह गया।
जिसके बाद उस पुल के दोनों छोर पर मौजूद कई लोग वहीं अटक गए। गांव वालों ने आशंका जताई कि उस इलाके में ऐसे कई हादसे और हो सकते हैं। कुछ दिन और वेट करिए, अभी रेलवे का ब्रिज बाकी। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 10 महीने से वो लगातार उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद मानसून के आते ही वो पुल सैलाब में समा गया। बताया गया कि इस पुल के बहने का असर आसपास के 20 गांवों पर पड़ेगा। और इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर तैयार कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को इसकी चाबी सौंपेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। अतीक अहमद के कब्जे से आजाद कराई गई जमीन पर बने घरों को फूलों से सजाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपेंगे, बल्कि उनसे संवाद भी करेंगे। लेकिन घरों को देखकर अभी से लोग भावुक हो गए। हमारे लिए सपना है कि हम शहर में हमारा खुद का घर हो गया। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में जिस जमीन पर कभी माफिया अतीक अहमद का अवैध कब्जा हुआ करता था, वहीं पर अब गरीबों के लिए आशियाना तैयार कर दिया गया। इधर यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक नए विवाद में फंस गई। पहले से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक कर दिए जिनमें ज्योति मौर्य के रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को भेज दी। साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने भी होने का जिक्र है। आरोपों के मुताबिक उस डायरी में ज्योति मौर्य अवैध तौर पर की गई वसूली का हिसाब किताब रखती थी, जिसमें लेन देन के लिए खास कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच की मांग की। जबकि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक पर उनके फोन को हैक करने के गंभीर आरोप लगाए। वो अपने पति आलोक मौर्य से तलाक भी लेना चाहती हैं, जिसके लिए केस भी दायर किया जा चुका है। लेकिन उस केस के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो घूसखोरी के आरोपों में फंस गई। ज्योति पहले ही अपने पति पर फोन को हैक करने का केस दर्ज करवा चुकी हैं। गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है। दूसरी तरफ आलोक का आरोप यह है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ज्योति के पति आलोक भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात हैं। और उनका दावा यह है कि ज्योति मौर्य के पीसीएस अफसर बनने में भी उनकी ही भूमिका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी। और उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस का टेस्ट पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। मनीष दुबे से कमांडेंट, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि पति और दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो से पहुंचे विश्वविद्यालय छात्रों और फैकल्टी को किया संबोधित। मिशन राजस्थान के लिए बीजेपी का ताबड़तोड़ अभियान जारी। उदयपुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और राहुल पर बोला हमला। संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल संसद में पेश करने की सरकार की तैयारी। सभी पक्षों से हो सकती है बातचीत। 3 जुलाई को कानून मामलों की स्थायी समिति की अहम बैठक। जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन पति पत्नी के बीच की ये लड़ाई अब राज्य सरकार में घूसखोरी के आरोपों तक पहुंच गई है। और इस बीच गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहां हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है और सड़कों पर भी पानी का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां गलियों में कोई नदी उतर आई हो। निचले इलाकों में तो पानी ने सब कुछ डुबा ही दिया, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी बारिश के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि देखते ही देखते पानी वहां तेज रफ्तार से लोगों के घरों के सामने बहने लगा। इतनी तेजी से कि अगर कोई पानी की तेज धारा के बीच आ जाए तो वो भी बह जाए। हालांकि रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद नगर निगम की टीमों को पानी निकालने के लिए लगाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। और इधर गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ गया। वहां पर ओसम पहाड़ पर गए कुछ लोग नदी में अचानक से ही पानी बढ़ने की वजह से फंस गए।
जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां जैसे ही स्थानीय लोगों को खबर मिली कि कुछ लोग पहाड़ पर फंस गए हैं तो वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से पहाड़ पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन तेज पानी के बहाव के बीच उन्हें सुरक्षित निकालने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि इसके बावजूद एक एक कर सभी को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद पहाड़ पर फंसे उन लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ का भी हाल बुरा है। वहां के दुर्ग जिले में बन रहा एक पुल चंद सेकंड के अंदर वहां बहने वाली नदी में समा गया। पिछले कई दिनों से जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों और शहरों में घुस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। लेकिन उफनती नदी में उस पुल के बहने की इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें 2 पिलर के बीच मौजूद उस पुल का एक बड़ा ढांचा वहां बहने वाली शिवनाथ नदी में गिरता दिखा, जिसके बाद नदी की उफनती लहरें पुल के ढांचे को अपने साथ बहा ले गईं। इसी घटना की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो पुल भरभराकर नदी में गिरता नजर आया। जानकारी के मुताबिक ये पुल दुर्ग जिले में मौजूद अहिवारा और साजा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो नदी में आए सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे। और इसी तरह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर दिखा। वहां नर्मदा नगर कॉलोनी के एक मकान में बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाला एक परिवार फंस गया, जिन्हें निकालने के लिए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन पानी की तेज धार की वजह से रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि लगा कॉलोनी के अंदर तेज रफ्तार से कोई नदी बह रही हो। बाढ़ में फंसे परिवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 12 घंटे बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया और तीनों जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बीते एक रोज में नरसिंहपुर जिले में करीब 10 इंच बारिश हो गई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। और मध्य प्रदेश के सागर में उस समय हड़कंप मच गया जब सामान लदी एक गाड़ी सैलाब के बीचों बीच फंस गई और उसके बाद बहने लगी। इस दौरान गाड़ी को बहता देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला सागर के बीना के पास का है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। छपरेट घाट के पास बने पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। उसके बाद भी ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर गाड़ी को पुलिया के ऊपर से पार कराने की कोशिश की। तभी पानी का बहाव तेज हो गया और सामने से लदी गाड़ी नदी में बहने लगी। हालात को बिगड़ते देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बाद में लोगों ने ट्रैक्टर और रस्सी के सहारे गाड़ी को उफनते पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गाड़ी को बाहर निकाल दिया। और उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी दौरान 3 दिन से पानी में फंसे एक कुत्ते को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी में फंसे एक कुत्ते का रेस्क्यू करते हुए दिखाई दी। बताया गया कि अलकनंदा नदी में एक टापू के ऊपर एक कुत्ता 3 दिन पहले फंस गया, जिसकी जानकारी लोगों ने एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे कुत्ते का रेस्क्यू किया। हालांकि इस दौरान अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू टीम को परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिन की कोशिश के बाद कुत्ते की जान बचाने में वो कामयाब रहे। और उत्तराखंड के जोशीमठ में एक तरफ भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जंगलों से ग्रामीण इलाकों में भालू के आ जाने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक भालू सड़क किनारे झाड़ियों में दिखा। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग भालू आने की जानकारी मिलने के बाद से खौफ में है। बताया गया कि इन दिनों खुबानी नाम का फल पककर तैयार हो चुका है। दावा है कि भालू खुबानी को खाने के लिए हर दिन पेड़ों तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भालू को देखकर आसपास के लोगों में खौफ बढ़ने लगा। खबर है कि अगले 2 दिनों में मानसून देश के कई राज्यों में तबाही की वजह बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान से सबसे ज्यादा आफत मध्य प्रदेश पर बरसने की आशंका है, जबकि पहले ही मध्य प्रदेश बारिश से बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और बांधों के गेट खोले जाने लगे हैं, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मानसून अपने पूरे शबाब पर होगा।
जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और कोंकण और गोवा में भी बादल मुसीबत बरसा सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन में पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी कुदरत आफत बरसा सकती है, जबकि सिक्किम और असम पहले से ही बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। वहां पिछले 24 घंटों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी 2 गांवों को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। पुलिया के ऊपर से बहते पानी को पार करने के लिए लोगों ने जान तक जोखिम में डाल दी। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिया पार करता दिखा। तभी उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की तेज धार में बहने लगा। हालांकि उसने किसी तरह मोटरसाइकिल को संभाला। गनीमत यह रही कि वो सुरक्षित पुलिया से गुजर गया। यही नहीं, कई और लोग भी जान जोखिम में डालकर पुलिया के ऊपर बह रहे पानी को पार करते दिखाई दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के सिवनी में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां इतना पानी जमा हो गया कि एक इलाके में एक शख्स पानी के सैलाब में बह गया। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में भयानक बारिश के बाद नदी और जमीन का फर्क ही गायब दिखा। चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना कि अगर कोई थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो पानी में ही बह जाए। सिर्फ खुले इलाकों में ही नहीं, गली मोहल्लों के इर्द गिर्द भी पानी ने अपना डेरा डाल लिया। हाल ये हो गया कि गाड़ियों के टायर पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। मतलब पानी ने गाड़ियों को किसी काम का नहीं छोड़ा। उनका होना ना होना बराबर हो गया। बारिश की वजह से सिवनी के एक दूसरे इलाके में भी 5 चरवाहे नदी शोभे वापस कम बैक करेंगे। कबीर जी के बहुत ही प्यारे दोहे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, आवाज नहीं आई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, ये हुई ना बात, साथ में गाएंगे। वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। और ये प्यारी लाइनें, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर्स। अक्षय, विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कबीर के बाद फिर हमने अक्सर कहा कि रह नहीं जाता कुछ कहने के, लेकिन सच ये है कि आज की जो डिबेट थी बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी बात रखी। आर्टिकल 29, 30 की भी बात आई और आज बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की।
और उस पर बातचीत की चर्चा को शुरुआत किया था मैंने, यहां से शुरुआत की थी और सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और अंबर जैदी अब आ गई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जब ब्रेक पे गया तो एहसान अब्बासी जो पसमानदा समाज से हैं वो अपनी बात रख रहे थे और पूरी बात नहीं रख पाए थे, भारत माता की जय तक बोल पाए थे। जी भारत माता की प्रतीक जी, यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते। एक मिनट, क्या बात है भाई प्लीज आप कल ना आइएगा, नहीं शो में ना आइएगा ना। बच्चों को मालूम है क्या कि मैं बच्चों को लेकर चुप हो जाता हूं, आपको प्लीज मत आइएगा, नहीं प्लीज मत आइएगा, जरूरत नहीं है आपकी। जी यूसीसी का वो विरोध कर रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, यूसीसी का वो विरोध कर रहे हैं जो वंदे मातरम नहीं कहते। मैं पसमानदा समाज हूं, मैं देश का मुसलमान हूं, मैं यूसीसी का स्वागत करता हूं। हमें एक विधान, एक संविधान, एक कानून चाहिए। और मैं एक बार कह दूं कि धन्य हो मोदी जी, 9 वर्ष कैसे निकल गए हमें नहीं पता, उनकी योजनाओं ने, उनके प्यार ने हमें एहसास ही नहीं होने दिया। मैं तो लगता है कि अल्लाह ताला ने मोदी जी को हमारे लिए बनाया है, हमारा मसीहा है, हिंदुत्व का ध्वजवाहक है, इस राष्ट्र का मसीहा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा प्रधान सेवक है। और एक बात और कह दूं, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोग रोकेंगे, रुकने का नहीं, पसमानदा समाज के हैं आप, अब कह के ही जाइएगा अपनी बात पूरी। जी किसने रोका था कांग्रेसियों राम मंदिर बनाने के लिए? 70 वर्ष राज किया ना। किसने मना किया था गरीब के घर जल पहुंचाने के लिए? किसने मना किया था शौचालय देने के लिए? किसने मना किया था गरीब माँ बूढ़ी को उज्ज्वला गैस देने के लिए? किसने मना किया था जन धन योजना के लिए? किसने रोका था आपने राम मंदिर बनाने के लिए? आपने क्या किया? इस देश को बर्बाद कर दिया। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 84 में सिख का नरसंहार हुआ, आपातकालीन लगा दिया, देश को बंधक बना दिया। धन्य हो मोदी जी, धन्य हो मोदी जी जो मैं आया। जी जनाब, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, एक चीज कहिए, जरूर कहिए, जरूर कहिए। दिमाग ना खराब हो, किसी को कुछ कहने से पहले सोच लिया करो जहां से आते हो वो तुम किस घर से आते हो। जी हमारे देश का जो तिरंगा है उसके 3 रंग हैं। सबसे ऊपर है संतरी और सबसे नीचे है हरा, और जो बीच का रंग है वो है शांति का रंग। और वो जो चक्कर चल रहा है ना वो समय का चक्कर है। अगर ये हरा और लाल आपस में लड़ बैठे ना तो ये समय का चक्कर भारत की गति को रोक देगा। बहुत अच्छी बात कही। भारत की गति को रुकने नहीं देना और शांति के पथ पे चलते हुए हमें देश को अग्रसर आगे बढ़ाते हुए आगे चलना है। हमें यह सोचना है कि हम अपने देश की तरक्की कैसे करें। हम अपने जो 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री में दे रहे हैं, हम उन 80 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। हम उन 80 करोड़ लोगों के लिए वो चीज पैदा करें कि मेरा देश किसी से भीख मांगने वाला ना बने। मेरे देश में किसी को जरूरत ना पड़े कि वो झोला लेके जाए और सरकार से फ्री का लेके आए। मेरे देश का हर आदमी ये करे कि वो खुद भी कमाए और अपने पड़ोसी का भी घर भर के आए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपने क्या, आपका नाम साहब? राजेश शर्मा वीरी नाम है सर मेरा। राजेश शर्मा जी, कहाँ से आना हुआ आपका? शाहदरा विधानसभा ज्वाला नगर रहता हूँ। अच्छा जी, शाहदरा से आए हैं। क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा छोटा सा व्यापार है। बहुत अच्छा, आपका व्यापार दिन रात चौगुना बढ़ता रहे और खूब बड़ा हो जाए, इस देश की तरह ही विशाल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बातें, आपका विचार बहुत अच्छे हैं। टकराने से तो कुछ नहीं हासिल होगा और सच में देश का नुकसान होगा। मैं आ रहा हूँ, जो कुछ कहना हो जल्दी कहिए। जी मैं यूसीसी में जो धार्मिकता की बात करते हैं, मैं उनसे जवाब चाहता हूं, जनता जवाब चाहती है कि आप गरीब, शोषित, वंचित का उत्थान चाहते हैं या उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी बेहतर सवाल है। जी जी मैं प्रतीक जी, मैं अंबर जैदी भारतीय मुसलमान और एक मुस्लिम महिला होते हुए ये बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है इस देश के हर एक इंसान को यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान सबसे पहले तो सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। प्लस आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 76 साल हो गए संविधान सभाओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, सबने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सरकारों से कही, लेकिन आज 76वें साल में जाकर हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात हमने सुनी है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने की वजह से जो पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर बने हुए, उनके साथ जो अनदेखी, जो अन्याय हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, आखिर
सरकार, उस पर अंत लगने वाला है, उस पर अंकुश लगने वाला है। ये इस देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। और जो लोग इस बात का समर्थन नहीं करते, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस देश की महिलाओं के दुश्मन है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। आया जिस तरीके से अंबर जैदी जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ये जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है, उनके लिए बना, सुनिए, मैं तो खिलाफ कहूंगा, सुनिए, मैं खिलाफ कहूंगा, क्योंकि सुनिए बात पूरी कीजिए। अरे बात तो सुनेंगे आप अंबर जैदी। ये बताइए, महिलाओं का, मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, बराबर की बात करी जाती है। अगर आप है ना महिलाओं की बात करती है, सबसे पहले तुष्टीकरण की महिलाओं की आप करती है। भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर महिलाओं, सुनिए, मुसलमान महिलाओं को पूरा सम्मान देता है, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। मैं खिलाफ हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करता है। जी 30 सेकंड। सबसे पहली बात तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं हूँ, मैंने सबसे पहले अपने समर्थन का ऐलान किया। दूसरी बात, मैं महिलाओं के तुष्टीकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हूँ। तीसरी बात, जो भाई साहब ने कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ और ये समाज को तोड़ने का बात करेगा। अरे भाई, समानता कब से तोड़ने लगी? ये जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुसलमानों को हरास करने के लिए, मैं बड़ी देर से सोच रहा था, मैं आ रहा हूं, आप ही के लिए सवाल रख रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं बड़ी देर से सोच रहा था इतनी डिबेट में वो सवाल क्यों नहीं आ रहा, और गुस्से में ही सही बाजी वो सवाल मुंह से निकल गया। लोगों ने कहा कि टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, उस पर बात नहीं कर रहे। 15 लाख रुपए देने थे, उस पर बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर बात नहीं कर रहे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों बात में? जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुस्से में पूछा, सवाल सर सुन लीजिए। अरे आपको बोलना, पहले बोलना क्या है ये तो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ऐसा कौन सा फायदा हो जाएगा। और मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि आखिर कानून अगर है और संविधान सभा में अगर उसके बारे में कहा गया है तो लागू क्यों न किया जाए, यह भी सवाल है, उसी के साथ जुड़ा है। और अगर नहीं है तो वंस फॉर ऑल उसको खत्म किया जाना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले मैं इधर बात करूं। क्या जी, कहां से आना हुआ आपका? सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से। जी, वो पुलिया बन गई आपकी? जी बन गई। पुलिया बन गई। तो सीतामढ़ी पहुंचने से पहले वो एक पुलिया खराब थी, और पता नहीं मुझे मालूम कि बन गई। पिताजी हैं आप? तो कैसे यहाँ पे दिल्ली में कैसे? दिल्ली में मैं यहाँ जॉब करती हूँ, पिताजी लोग घूमने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, घुमा दिया आपने इनको? फिलहाल घुमा रहे हैं, आपका शो बचा था। बस वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने लाल किला देख लिया, कुतुब मीनार देख लिया, भैया जी का शो, दिल्ली घूम लिया आपने पूरा। 19 में आए थे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, पहले 19 में थोड़ा ठीक था मैं। जी बहरहाल, कोई सवाल, कोई बात? मेरा काम क्या करती हैं आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर है, बहुत अच्छी बात। वाह, पहले तो इनके लिए क्लैप बजाइए। मैं आपको किसी दिन अपने पैनल पे बुलाना चाहता हूं, जरूर आइए। आप दिल्ली में हैं तो जरूर आइए। फिटनेस पे पूरी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त यही है। क्या खा रहे हैं हम, कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैं विषय नहीं चेंज कर रहा हूं, यह मुद्दा है बहुत जरूरी। कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें कतई नहीं मालूम है। और किस तरह का है भोजन, कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, पता ये जरूर है कि यूसीसी पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब तैयार करके आए मौलाना जी। तो हम चाहते हैं किसी दिन आप जरूर आएं, एक दो वाक्य जरूर बोलें फिटनेस पे और खाद्य जो खाने पे। सभी कुछ खा सकते हैं, बस ये है सही समय पे सही खाना खाएं, ठीक है। और है कि जैसे ट्रायंगल होता है तो हम हमेशा ट्रायंगल के अपोजिट खाना खाते हैं। लाइक सुबह में बहुत कम खाते हैं और धीरे धीरे रात को बढ़ा लेते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से उल्टा खाना है, सुबह को ज्यादा खाना है और रात को बहुत कम खाना है, ठीक है। ये एक डिसिप्लिन है लाइफ का। उसी तरीके से यूसीसी पे बोलना चाहूंगी मैं कि ये जो यूसीसी, अच्छा यूसीसी पे आप भी बोला जाएंगे? अच्छा, अरे बाप रे। मैं वोटर हूँ, मैं भी वोट करती हूँ। अभी टैक्स देती हैं? 26 इयर्स है, तो सोचिए कि कब से वोट कर रही हूँ, तो इतना तो अकल आ गई कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं, अरे आप बिल्कुल बोलिए। देश में जो भी टॉपिक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। मैं आ रहा हूँ, अवधेश जी परेशान ना होइएगा। जी जी बेशक। तो यूसीसी भी एक तरह का फिटनेस है, देश के फिटनेस के हित में ये बात की जाए। क्या बात है, यूसीसी भी एक फिटनेस है और देश की फिटनेस का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना कहाँ से हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है आपका?
निरुपमा। निरुपमा जी किसके साथ आई हैं? अपने बेटे। अच्छा वाह, क्या नाम है आपका? गर्व। गर्व, बहुत गर्व के साथ मुझे जाने दो, नहीं तो वो पता चला ना बोल पाने को 45 सेकंड ओनली जवाब देना जरूरी है, सारे लोगों ने बोला है। बहन बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे तब खुशी होती जब एक बार आप बोलती कि समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी फैसला आएगा, खुशी दुबे के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी फैसला आएगा, और विनेश फोगाट हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटी बैठी थी ना यहाँ, उस पर भी होगा। अरे वो क्यों भूल जाती हो? वो याद रखवाएंगे, प्रश्न खड़े करेंगे, क्योंकि जब तक आप मनमानी करोगे, जब तक मन की बात करोगे ना, तब वतन की बात। प्रभात जी, आपकी बस एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी सारी बात ये सब होना चाहिए, तो ये भी बात कहना चाहिए भोपाल की, वो कौन उनके साथ भी ना। अगर मन की बात करोगे ना तो नहीं चाहिए। देखिए भाई साहब ने बात की, वो मामले देश में जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन महिलाओं को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं मिलता, जिनको 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका गुजारा भत्ता, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनके बच्चों की गार्डियनशिप, उनको जायदाद में हिस्सेदारी, इनहेरिटेंस, कोई भी अधिकार नहीं मिलता, कानून में जाने का अधिकार नहीं होता। प्रतीक जी ऐसा है, आराम से सारे लोग पहले अमित जी कहाँ खड़े थे? यूसीसी पे कर रहे हैं, लेकिन जगह छोड़ के आगे, जनाब अली आगे, अनवर जी आगे, राहुल जी आगे। जी प्रतीक जी ऐसा है, किसी भी विषय को ना उसका एक टांग पकड़ के हम मूल्यांकन करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ जितने प्रश्न उठे हैं, मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य असाधारण था, जिसने मेरे जैसे लोगों के भी रोंगटे खड़े किए, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी कि भारत में कदम तो उठाना छोड़िए कोई बोलेगा। अब मैं 3 बात छोटी छोटी कहनी है, क्योंकि आपने नहीं क्विक नहीं 1 मिनट मुझे बोलने दिया है पहले, और उस समय से मैं चुपचाप खड़ा हूं। देखिए पहली बात जो है, यूसीसी के बाद भी 30 सेकंड मिलेंगे आपको। आपने ऐसा है यूनिफॉर्म डाइट कोड पर बुलवा लिया 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, क्या क्या आपने बुलवा लिया। पता चला कि यूसीसी के चलते ही सारी महंगाई है, सारे देश में अपराध है, सब आपने बुलवा लिया। प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य जो है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप एक घर बनाते हैं, उसका पूरा नक्शा बनाते हैं और धीरे धीरे उसको एक स्वरूप देते हैं, उसका एक बड़ा पार्ट की तरह यूसीसी है। पहले सुन लीजिए, अरे सुने, ये लोग डिस्टर्ब बहुत करता है, मैं भी कर सकता हूं। ये इस समय आज प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली है, उसमें कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी लैंगिक सांप्रदायिक भेद छोड़ करके सामाजिक आर्थिक विकास के सरकार के कार्यक्रमों को लागू करें, क्योंकि राजनीति केवल वोट लेने का नहीं है और हम देश को बड़े सुधार की ओर ले जाना चाहते हैं। उसकी आधार भूमि पहले तैयार हो। जिसके विरुद्ध अगर किसी का शोषण है, पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती है, कार्यकर्ता उसकी मदद में खड़े हो। फिर आगे आ रहा हूं। नहीं भैया जवाब देना पड़ेगा पहलवानों को सिर्फ। प्रतीक जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भी वक्तव्य देते हैं उस समय लगता है कि चीजें बड़ी संपूर्णता में होंगी। जीएसटी में यही लग रहा था, लेकिन जब जीएसटी लागू किया गया उसमें 1000 से ज्यादा संशोधन करने पड़ गए। एक देश एक कानून, सुनने में एक देश एक संशोधन, देखिए संशोधन जो है वो हमारी ताकत है। ताकत देखिए, उस मामले में आप अगर पहले से देखिए, आपको समुचित परिस्थिति चुनना चाहिए और सही प्लानिंग। जो उस पत्रकार महोदया ने, छोटी नन्ही पत्रकार ने पूछा था, युवा पत्रकार ने, वो बड़े गंभीर मामले थे। आप अगर चुनावी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आनंद फानन में अगर इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, इसका लाभ नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, क्योंकि विविधता में। भाई, इन्होंने कहा कि जीएसटी पे इतने बार संशोधन किए। मैं पूछता हूं, संविधान में कितने बार कांग्रेस ने संशोधन की थी? जरा जवाब दें। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, तमाम जितने सारे डेमोक्रेटिक देश हैं, सारे डेमोक्रेटिक देश में एक कानून है। जरा बता दीजिए कि कौन सा डेमोक्रेटिक देश में 2 तरह का कानून है? इसका जवाब दे। प्रतीक जी, कानून पे कानून बन रहे हैं, जनसंख्या पे कानून नहीं बन रहा, महंगाई पे बात नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा 52 बरस जब तिरंगा, 1 मिनट, 52 बरस, 1 मिनट, रुकिए, 52 बरस जब, यहाँ आइए सारे लोग, क्या तरीका है? प्रभात जी वहां पीछे जी, 52 बरस तक इस देश के एक संस्था ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। तब ये बात करेंगे समान नागरिक संहिता की। एक बार पहले आरएस वालों से पूछ लीजिए, अब देख लिया, उसके बाद बात कीजिएगा।
कहीं ना फंस जाइएगा यहाँ। प्रतीक जी, ऐसा है कि एक बार जब धारा तीव्र होती है तो बाहर कोई कुछ बोलता रहे उसको होना है। मैं 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी में थोड़ी हिचक थी कि हमको बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा। 2019 आते आते कुछ काम हुए, लेकिन 2024 में स्पष्ट हो गया है कि अगले चुनाव में देश को 2 धाराओं में से पाजी जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा इनसे एक सवाल है, सारी पार्टी के बंदे यहाँ पे हैं, आपसे ये सवाल है, कानून तो आप बना ही जा रहे हो, हर दिन नया कानून, हर दिन नया कानून।